हाँ सर, कंटिन्यू। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है प्रस्तावना और उसकी व्याख्या के संदर्भ में। तो हमने कहा कि प्रस्तावना की जब बात करते हैं तो यह नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव का क्या है, प्रतिबिंबन है। और इसके माध्यम से हमने क्या किया है, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित किया है जिसका हमें क्या करना है, क्रियान्वयन करना है। और जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर हमने संविधान का निर्माण किया है, इसको यह क्या करता है, दृष्टिगत करता है, इसको दर्शाता है। और इसी क्रम में यह भी बताता है कि भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। तो कहा गया कि अधिकार के स्रोत की जब बात की गई तो इसमें हम भारत के लोग की बात करता है कि हम भारत के लोग क्या करेंगे, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, पंथनिरपेक्ष बनाएंगे और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो चार शब्द हैं इसके माध्यम से क्या होता है कि भारत के शासन की प्रकृति कैसी होगी या भारत की जो संविधान है उसकी प्रकृति कैसी है, भारत की प्रकृति कैसी है, इसका प्रतिबिंबन यहाँ आपको दिखाई देगा। मतलब क्या है, तो भारत क्या है, तो संप्रभु राज्य है। यानी कि इसके न तो आंतरिक मामलों में न ही बाह्य मामलों में किसी बाह्य शक्ति का क्या है, हस्तक्षेप। यानी कि भारत सरकार अगर कोई नियम बनाती है, नीति का निर्माण करती है, किसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के संगठन में शामिल होती है, उसका स्वैच्छिक निर्णय, इस पर हमें किसी दबाव के तहत हम करते हैं, बल्कि हम स्वेच्छा से को ध्यान में रखकर अपने राष्ट्र और अपनी जनता के हितों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, उसका अनुपालन करते हैं या उसकी स्वीकृति देते हैं। ये सुन पा रहे हैं? जी जी सर। सर। जी सर। कभी कभी कट कट जा रही है। चलिए, थोड़ा सा वो नेटवर्क इश्यू हो जाता होगा, क्योंकि आप भी और हम भी पता है कि भारत में रहते हैं जहाँ नेट स्पीड के मामले में वैसे ही बेचारा पिछड़ा हुआ है। और उस नेट स्पीड के मामले में हम लोग क्या है, बिहार जैसे राज्यों में है, जो क्या है, जो भारत की स्थिति वैश्विक लेवल पर है वही स्थिति बिहार का राज्यों के लेवल पे, भारतीय लेवल पे वही है ना। लेकिन सर नेटवर्क 4G के मामले में बिहार नंबर 1 रहा है सर। और सब में ठीक चलता है अच्छा। सर, पढ़ाई घड़ी स्लो हो जा रहा है। हाँ, ये चीज आपने, जैसे ही आपको जरूरत होगी नेट की, वैसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने जाएंगे तो नेट स्पीड जो है ड्रामा करने लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, इसी के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। धीरे धीरे परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएंगी। तो हमने कहा कि प्रस्तावना की अगर बात करें तो यह, हमने कहा कि भारत की प्रकृति, भारत के शासन की प्रकृति को बताता है कि यह क्या होगा, संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। संविधान के उद्देश्यों का भी प्रतिबिंबन है यह। तो उद्देश्य क्या है, तो संविधान का उद्देश्य है न्याय दिलाना। न्याय किस तरह का, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना है हमें। हमें क्या करना है, तो लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी, जो भारतीय नागरिक हैं उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी। और इस क्रम में हमने क्या कहा है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है, देने की बात की है हमने। इसके अलावा हमने कहा कि उद्देश्य क्या है, तो समता, यानी कि एक समता मूलक समाज की बात करनी है। और इसमें क्या है, प्रतिष्ठा के तथा अवसर के स्तर पर हमें समता की बात करनी। प्रतिष्ठा क्यों, तो आपने देखा होगा कि जब हम वर्नाकुलर सिस्टम में आए, जब हमने कास्ट सिस्टम में प्रवेश किया, तो समाज में कुछ वर्ग की स्थिति क्या हो गई,
सवर्ण की हो गई तो कुछ क्या हो गए, वंचित समूह में आ गए। और वंचित समूहों का जो स्थिति था वो क्या था, दयनीय था। सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, सांस्कृतिक स्थिति हो, बहुत ही दयनीय था और उसे अनेक तरह के भेदभाव और वंचनाओं का शिकार होना पड़ता था। इस कारण से संविधान निर्माताओं ने इस विभिन्नता को समझा, इस विभेद को समझा और उसने कहा कि हम प्रस्तावना में ही इसके स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि प्रतिष्ठा के मामले में और साथ ही साथ जो उपलब्ध अवसर हैं उसमें हमें क्या होना चाहिए, सभी को इक्वल प्लेटफॉर्म देना चाहिए। और फिर कहता है कि भारत की जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी में हमें क्या करना है, बंधुत्व लाना है। तभी हम क्या करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। तो ये चीजें प्रस्तावना के संदर्भ में हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और यही चीजें प्रस्तावना का मूलभूत उद्देश्य भी है, मूलभूत लक्ष्य भी है और मूलभूत क्या है, दर्शन भी। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? जी सर। जी सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कुछ बातें जो समझ में ना आई हो? चलिए अब एक काम कीजिए यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन बैंक जिनके भी पास है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालिए और देखिए कि प्रस्तावना क्या क्या क्वेश्चन बीपीएससी के प्रस्तावना से जो क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। सर इसके उद्देश्य और विशेषता पूछी जाती है। क्योंकि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उद्देश्य और विशेषता पूछी जाती है। आप क्वेश्चन निकालिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है आपके पास। यस सर। उसको पलटिए और देखिए कि प्रस्तावना से जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कोई एक आदमी निकालिए, सबों को लिखना है ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में अभी, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके क्या होंगे, आंसर फॉर्म में सामने आएंगे। इसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है आप लोगों को। निकल गया। बोलिए क्या क्वेश्चन है पहला? पहला है कि भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? लिखवा किस दीजिए। वर्ष का क्वेश्चन है ये? किस वर्ष? ये ये सर 64 का होगा। है 64 बीपीएससी 2019। 64 बीपीएससी का होगा। लिखवाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखवा दीजिए। ठीक है सर। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारतीय देखिए, संविधान भारतीय अपनी संविधान प्रस्तावना में अब अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। फिर से भाई एक बार फिर फिर से। से बताइए, भारतीय संविधान रिपीट कर दीजिए। अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक
गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? 64 बीपीएससी 2019 का है क्वेश्चन। फिर से भाई रिपीट। लिख लिया? लिख लिया आप लोग? लास्ट लाइन छूट रहा है सर, इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए। एक बार लास्ट ठीक है, लाइन फिर से रिपीट बोल कर दे रहे, दीजिए। मिला दीजिए। फिर से मिला दे रहे। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संविधान दिए गए हैं? कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? नेक्स्ट क्या पूछा है? और कोई क्वेश्चन है? केवल इसे ना क्या बोला जाता है, प्रस्तावना से ही केवल रहना चाहिए ना? हाँ हाँ, सिर्फ प्रस्तावना से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन हैं वो आपके नजर में होने चाहिए। हाँ सर, और 2-3 क्वेश्चंस हैं। बताइए फिर से। एक है 45वीं का है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। उसके बाद है 42वीं का, भारत के संविधान की उद्देशिका लिखवा में दीजिए। प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य। भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के पहले औचित्य 45वीं का लिखवा दीजिए। ओके सर, ये है 45वीं का। पहले भारतीय संविधान 45 में लिखवाइए। जी सर, उसी का लिखवा रहे हैं। भारतीय भारतीय संविधान की संविधान की प्रस्तावना प्रकृति। नहीं सर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। एवं महत्व का मूल्यांकन कीजिए। भारतीय संविधान के 42वीं भी है। प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन कीजिए। जी सर। नेक्स्ट। और उसके बाद 42वीं में पूछा है, भारत के संविधान की उद्देशिका में। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में, भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य। प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण करें। प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित दर्शन एवं महत्व के औचित्य का परीक्षण करना है। औचित्य का परीक्षण कीजिए। लिख लिए? और कुछ है? हाँ सर, एक और क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, बोलिए। संसदीय संप्रभुता का क्या अर्थ है? इसी में आएगा ना नहीं, सर? वो दूसरा क्वेश्चन है। नहीं, ओके सर। वो जब आप ये देखेंगे ना कि जो संसदीय संप्रभुता है या न्यायिक संप्रभुता है,
या संविधान की सर्वोच्चता है, इसको ये जो विवाद है इसके संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रस्तावना का जी क्वेश्चन सर। नहीं है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है प्रस्तावना से? चलिए, तो अब देखिए कि इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग और यहाँ से टॉपिक्स निकालिए, क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें जो हमें पढ़ने हैं। टॉपिक्स निकालिए। क्या है पहला टॉपिक? पहला टॉपिक क्या है? ये सुन पा रहे हैं? जी सर, आ रही है। संविधान की प्रस्तावना। तो फिर बोलिए, क्वेश्चन लिखे हैं ना आप लोग? क्वेश्चन पेन डाउन किए हैं? प्रकृति एवं मूल्यांकन सर, प्रस्तावना की प्रकृति सर। आपने जिस तो पहला टॉपिक लिखिए प्रस्तावना की प्रकृति। क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो प्रस्तावना की प्रकृति। और बताइए और क्या है? सर महत्व। प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का महत्व। दर्शन, प्रस्तावना के दर्शन होगा सर, प्रतिष्ठित दर्शन। और कोई टॉपिक है? प्रस्तावना के दर्शन लिखिए, प्रस्तावना का दर्शन। तो टॉपिक्स क्या क्या हो गए? प्रस्तावना की प्रकृति, महत्व और दर्शन, यही 3 टॉपिक है प्रस्तावना इस में क्वेश्चन के हिसाब वर्णित से। सर शब्द भी है, प्रस्तावना में वर्णित सर शब्द भी है सर, जैसे तो दर्शन समाजवादी वर्ड, धर्मनिरपेक्ष वर्ड वो वगैरह। जब दर्शन पढ़ेंगे ना, प्रस्तावना की या विशेषताएं। दर्शन पढ़ेंगे या जब प्रकृति जब बनाएंगे, हाँ सर। प्रस्तावना की विशेषताएं इसमें क्वेश्चन में है? नहीं सर। प्रस्तावना क्वेश्चन में है ये? क्वेश्चन में मेंशन है प्रस्तावना की विशेषताएं, बताइए, बोलिए। एक टॉपिक लिखिए, प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति। प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब हम प्रस्तावना की बात करेंगे तो प्रस्तावना की प्रकृति की बात करते हैं। तो प्रस्तावना की प्रकृति क्या है? तो कहा गया कि हम भारत के शासन व्यवस्था को देखेंगे या भारत की जो वास्तविकता है राजनीतिक स्तर पर, कि भारत क्या होगा? संप्रभु होगा। भारत क्या होगा? समाजवादी होगा। भारत क्या होगा? पंथ निरपेक्ष होगा। भारत क्या होगा? लोकतांत्रिक होगा। और भारत क्या होगा? गणराज्य होगा। मतलब यह कि भारत के शासन की प्रकृति के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है, तो इस संदर्भ में क्या है कि प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है। और यही क्या है? प्रस्तावना की प्रकृति या शासन की प्रकृति। फिर कहता है कि प्रस्तावना के दर्शन क्या है। तो प्रस्तावना के जब दर्शन की बात करेंगे
तो इसमें जो विभिन्न शब्द उल्लेखित हैं कि हमें क्या करना है, संप्रभुता की बात करनी है, हमें क्या करना है, समाजवाद विशेषकर लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करनी है, हमें क्या करना है, हमें धर्मनिरपेक्षता की बात करनी है, हमें क्या करना है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करनी है, हमें क्या करना है कि प्रस्तावना में जो न्याय वर्णित हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बातें हैं उसका क्या मायने है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो स्वतंत्रता हमने दी है लोगों को 5 तरह की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता दी है इसके क्या मायने हैं, और अवसर की 5 समता की बात दी गई है हमने की है, स्वतंत्रता सर। तो इसमें हाँ हाँ स्वतंत्रता विचार, दी गई है ना। अभिव्यक्ति, विश्वास, हाँ मैं 5 ही तरह की बात कर रहा था कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, जी सर। फिर हमने कहा कि यह समता की भी बात करता है, और समता में क्या है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है, और साथ ही साथ फिर वो बंधुत्व की बात करता है, और बंधुत्व के संदर्भ में क्या है, हमने क्या किया है, एकल नागरिकता की बात की, हमने क्या किया है, भाईचारा की बात की है, ताकि क्या हो, देश की एकता और अखंडता को हम सुनिश्चित रख सकें। हाँ, एक और था इसमें क्वेश्चन में, संविधान के जो पहलू हैं इसमें क्रियात्मक पहलू कि संविधान में प्रस्तावना या हैं उसको आप संविधान में कहाँ कहाँ देखते हैं, ये भी है ना। मेरे सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। तो एक क्वेश्चन है जिसमें संविधान के संदर्भ में कुछ पूछा होगा, 64वीं का क्वेश्चन पढ़िए। 64वीं का क्वेश्चन है कि 54 का। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक तो इस घोषणा के क्रियान्वयन के संदर्भ में संवैधानिक उपबंध की बात किया गया है। ठीक है, तो लिखिए कि संवैधानिक उपबंध क्या क्या है इसको लेकर। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में किसका मूलभूत दर्शन क्या है, जो एक टॉपिक है जिसके बारे में क्वेश्चन भी बीपीएससी ने पूछा है। तो मूलभूत दर्शन की अगर बात करें तो हमें जो इसमें टर्मिनोलॉजी दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उसके क्या मायने हैं इसके बारे में जानना पड़ेगा। और इस संदर्भ में पहली बात कहता है कि संप्रभुता की बात करता है कि भारत क्या होगा, एक संप्रभु राष्ट्र होगा। तो संप्रभुता का मतलब क्या है, तो संप्रभुता का मतलब है कि हम जो निर्णय लेते हैं, जो हम नियम और विनियम बनाते हैं, उसके संदर्भ में क्या बात है। हाँ परमानंद, कुछ पूछना है क्या? परमानंद कुछ पूछना है? सर एक चीज हम जानना चाह रहे हैं सर कि जैसे दर्शन का हाँ मतलब बताइए। क्या होगा सर। जैसे हम लोग थोड़ा साइंस फैकल्टी से है इसलिए नहीं जानते इसको। दर्शन दर्शन का किसी मतलब चीज का हुआ दर्शन कि जो लिखना है तो प्रस्तावना हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ कि जो प्रस्तावना को जो आपने पढ़ा कि इसमें जो जितनी बातें कही गई है कि संप्रभुता की, सवर्णनीति की बातें हैं, सोशलिस्ट की बातें हैं, ठीक है,
डेमोक्रेटिक कंट्री की बातें हैं, इसका मायने क्या है? इस शब्द का जब हम व्याख्या करेंगे फिलोसफिकल नजरिए से तो क्या सामने आता है, ये चीजें प्रस्तावना में दर्शन का मतलब हो गया। बातें समझ गई? जैसे कि आपने पढ़ा होगा शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य ने कहा कि अद्वैतवाद की बात करते हैं वो, तो ये अद्वैतवाद सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसका जब व्याख्या करेंगे आप तो इसके क्या होंगे, इससे शंकराचार्य के दर्शन फिलोसफी सामने आएगा कि वो क्या द्वैतवाद और अद्वैतवाद के संदर्भ में जो उनके क्या विचार है। बातें समझ गए परमानंद? हाँ सर। उसी तरीके से प्रस्तावना में जो बातें हैं कि समता की बात करने हैं, हमें संप्रभुता की बात करनी है, हमें समाजवादी की बात करनी है, हमें क्या करना है, लोकतांत्रिक गणराज्य की बातें करनी है, हमें धर्मनिरपेक्षता की बातें करनी है, इसके मायने क्या, इन शब्दों की व्याख्या क्या होगी, यही दर्शन का मतलब है, फिलोसफी का मतलब। तो हमने कहा कि जब हम इसके फिलोसफिकल एरियाज में जाते हैं तो पहला शब्द जो है प्रस्तावना में वो क्या है, संप्रभुता है। और संप्रभुता का मतलब क्या हुआ? तो संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारे जो नीति निर्णय है या सरकार है हमारा, उसके निर्णय प्रक्रिया में न तो बाह्य स्तर पर और न ही आंतरिक स्तर पर किसी भी तरह के बाह्य शक्ति का क्या होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए या उसका दबाव होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हम अपने राष्ट्र के भीतर अपने देश के विकास को लेकर, अपने नागरिकों के विकास को लेकर जो भी नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं उसमें निर्णय लेने में हम स्वतंत्र हैं, इसमें किसी तरह के बाह्य और आंतरिक शक्ति का हस्तक्षेप है। यही संप्रभुता का मतलब होता है। ठीक है, तो संप्रभुता का सामान्य शब्दों में अगर कहें तो मतलब क्या है, इसके भारत किसी अन्य देश पर न तो निर्भर है और न ही किसी का डोमिनियन है। डोमिनियन मतलब क्या है, जब आपने स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ा होगा तो उसमें क्या कहा गया कि शुरुआत में भारत को आयरलैंड की तर्ज पर हमें क्या करना था, डोमिनियन स्टेटस करनी थी। यानी कि कुछ चीज जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देख लीजिए, तो 5 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में क्या था, रेलवे हो गया, वित्त हो गया, आपका विदेशी मामले हो गए, सुरक्षा हो गया, ये सब किसके पास था, भारत सरकार के पास था। बाकी के मामलों में जो जम्मू कश्मीर है वो अपने संविधान के हिसाब से कार्य करता था। तो कहने का मतलब है डोमिनियन स्टेटस का कमोबेश मतलब यही होता है कि कुछ मामले क्या होंगे, हम हस्तगत कर देंगे जो औपनिवेशिक सत्ता है, और कुछ के मामले में हम पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे। जैसे हांगकांग को लेकर आपने देखा होगा कि हांगकांग में क्या था कि जो विदेशी मामले हैं, रक्षा है, ये सभी चीन के पास थे, लेकिन बाकी मामलों में वो स्वतंत्र था। और इसी को लेकर जब उसके स्टेटस में परिवर्तन करने की बातें आई तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर आप देखते होंगे कि आंदोलन शुरू हो गए थे। तो यही चीजें संप्रभुता के संदर्भ में है कि भारत क्या है, न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का वो डोमिनियन है, बल्कि भारत क्या है, तो भारत अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। ठीक है, यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? यहां तक बातें स्पष्ट हुई? जी सर। जी सर। चलिए, लेकिन अभी जब हम 90s के एरा की बात करते हैं, जब हमने क्या किया, वैश्वीकरण को, उदारीकरण को और निजीकरण के पॉलिसीज को अपनाया, तो यहां से प्रश्न उठने लगा कि क्या वर्तमान जो ग्लोबल विलेज की संकल्पना है, वैश्विक स्तर पर जो एक दूसरे की वैश्वीकरण की संकल्पनाएं हैं, इस परिस्थिति में क्या संप्रभुता सही में वास्तविक अर्थों में आज भी विद्यमान है? यानी कि हम कहते हैं कि जब मेरे आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या होना चाहिए, किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी भी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए,
क्या ये स्थिति वैश्वीकरण के बाद भी है? तो इसको लेकर पक्ष और विपक्ष सामने आता है और कहा जाता है कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं, जैसे कि यूएनओ है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, जैसे कि आईएमएफ है, या अन्य जो वैश्विक संस्थाएं हैं, हम क्या करते हैं, अब जो अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का जब हम निर्धारण करने लगते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है, उनके हितों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी एसडीजी गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने निर्धारित किए हैं कि 2030 तक हमें क्या करना है, इसमें गरीबी उन्मूलन की, बेरोजगारी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये सब क्या है, गोल निर्धारित कर दिया गया वैश्विक स्तर पर। और उस क्रम में भारत को क्या करना है, उस टारगेट को अचीव करना है। और इसको लेकर भारत क्या करता है, अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में इस टारगेट को, इस गोल को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो कहा गया कि जब संप्रभुता की बात होती है, तो कहीं ना कहीं आज का जो वैश्विक परिदृश्य है, इसमें कोई भी देश अब संप्रभु नहीं रह जाता है, और यह कमोबेश भारत पर भी लागू होता है। तो इस आधार पर कहा जाता है कि संप्रभुता अब वास्तविक अर्थों में सामने नहीं आती है, क्योंकि बाह्य शक्तियों का कहीं न कहीं इस पर आपको दबाव दिखाई देगा, आपको हस्तक्षेप दिखाई देगा। लेकिन जब इसका हम काउंटर बैलेंस करते हैं, जब इसका प्रत्युत्तर देते हैं, तो वहां पर कहा जाता है कि यह सही है कि हम क्या करते हैं, वैश्विक मापदंडों के हिसाब निर्धारण करते हैं। यह किसी दर नहीं है, बल्कि हम इसे स्वेच्छा है कि एसडीजी गोल के संदर्भ में हमने बातें की। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर। चलिए, तो हमने कहा कि जैसे हम एसडीजी गोल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, स्वेच्छा से एसडीजी गोल को अपनाया है ना, कि हम अपने भारत के विकास को लेकर, भारत में जो गरीबी है, बेरोजगारी है और शिक्षा है, स्वास्थ्य जनित समस्याएं हैं, उसको हमें क्या करना होगा, दूर करना है, और यह भारत के विकास के लिए जरूरी भी है। तो इस परिदृश्य में हमने क्या किया, इस एसडीजी गोल को स्वेच्छा से स्वीकार किया है, न कि किसी संस्था के द्वारा या किसी देश के द्वारा हमें क्या है, जबरदस्ती इसके अनुपालन की बातें तो नहीं की गई है। कही गई है क्या? नहीं सर। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब था कि जब आपसे इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि क्या वर्तमान परिदृश्य में भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो वहां पर इसकी जो दोनों बातें हैं कि किन संदर्भों में कहा जाता है कि संप्रभुता या संप्रभु राष्ट्र नहीं है, लेकिन किन संदर्भों में हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, ये चीजें वहां पर जब आप स्पष्ट करेंगे, तो वर्तमान परिदृश्य में संप्रभुता को लेकर जो पक्ष विपक्ष है, वो चीजें आप स्पष्ट कर पाएंगे। यहां तक बात स्पष्ट हो गई? जी सर। जी सर। नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? कोई कंफ्यूजन है कि नहीं? को नहीं सर। नहीं सर। चलिए, तो संप्रभुता से जुड़ी हुई सभी बातें स्पष्ट हो गई, सॉवर्निटी से। नेक्स्ट है समाजवाद की बात करते हैं। तो समाजवाद के संदर्भ में देखिए, तो यह नेहरू की जो संकल्पना है समाजवाद की, कि क्या है, मैं अमीरों को गरीब बनाकर नहीं, बल्कि गरीबों को अमीर बनाकर समाजवाद लाना चाहता। ठीक है, तो नेहरू का समाजवाद क्या था, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं, और इस संदर्भ में वो कहते हैं
कि मैं अमीरों को गरीब बनाकर नहीं बल्कि गरीबों को अमीर बनाकर समाजवाद लाना चाहता हूं। और इसी संदर्भ में जब हम रशियन समाजवाद की बात करें, जब हम चाइनीज समाजवाद की बात करते हैं, या कार्ल मार्क्स के जो समाजवाद संबंधी विचार हैं, उसमें क्या है कि वो कहते हैं कि जो संपत्ति है उससे हमें क्या करना है, बुर्जुआ वर्ग से छीनना है और सर्वहारा वर्ग में उसको वितरित करना है। और साथ ही साथ वो कहता है कि जितने भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं इस पर किसका अधिकार होना चाहिए, राज्य का अधिकार होना चाहिए, यानी कि निजी संपत्ति का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत का क्या है परिप्रेक्ष्य, तो भारत कहता है कि हम एक लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करेंगे और इस लोकतांत्रिक समाजवाद में अमीरों को भी उतना ही स्पेस दिया जाएगा जितना गरीबों को दिया जाएगा। यानी कि हम अमीरों को भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाएंगे कि वो अपने विकास को लेकर क्या करें, माहौल सृजित कर सके, और हम गरीबों को भी उतना ही स्पेस उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो इस अमीरों के समकक्ष खड़े हो सके, उसका सशक्तिकरण हो सके। यही चीजें भारतीय संदर्भ में कहा गया कि भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता है। और भारत ने क्या किया इसको लेकर, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या था कि जितने भी महत्वपूर्ण सेक्टर थे आर्थिक विकास के, वहां पर हमने क्या किया, सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका दी और निजी क्षेत्र को भी हमने उपभोक्ता वस्तुओं में स्पेस दिया। दोनों क्या हो, भारत के संदर्भ में है। और समाजवाद मूलतः क्या है, प्रस्तावना समाजवाद को प्रस्तावना में समाजवाद को कब शामिल किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। वाह, यानी 42वें के द्वारा हमने क्या किया, समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया। इसी को लघु संविधान और भी कहते हैं। जब अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमने कहा कि भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करता है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो जिसका उद्देश्य है कि गरीबी, उपेक्षा और जो असमानता है इसको हमें क्या करना है, दूर करना है। और इसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, डीपीएसपी की बात की। आपके जो संविधान में क्रियान्वयन के पक्ष पूछा है तो समाजवाद को लेकर हमें क्या बात करनी होगी, तो डीपीएसपी की बात करनी होगी। कि डीपीएसपी का आर्टिकल 39 क्या कहता है, तो आर्टिकल 39 कहता है कि संसाधनों का समतापूर्ण वितरण सुनिश्चित करना और इसके संकेंद्रण को रोकना है। इसी तरीके से देखिए तो 42वां आर्टिकल 42 क्या कहता है, मातृत्व हित लाभ की बात करता है। 43 क्या कहता है, तो लघु और कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की बात करता है। 45 में शिक्षा की बात की गई है, SC ST के कल्याण की बातें की गई। तो कहने का मतलब यह है कि जो समाजवादी मूल्य की हम बात करते हैं, उस समाजवादी मूल्यों का जो प्रतिबिंबन है वो कहाँ दिखाई देता है संविधान में, तो आपके डीपीएसपी के विभिन्न आर्टिकल में दिखाई देता है। यह तक बात स्पष्ट हुई? जी सर। जी सर। चलिए, अब इसको लेकर भी इसके पक्ष विपक्ष हैं कि 90 के बाद जब भारत ने एलपीजी पॉलिसीज को अपनाया, उदारीकरण और निजीकरण की पॉलिसीज को अपनाया, तो क्या भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद के वाला राष्ट्र है या नहीं है? क्या लगता है आपको? 90 के बाद जब हमने निजीकरण की परिस्थिति को अपनाया, उदारीकरण की परिस्थिति को अपनाया, तो भारत ने
समाजवादी मूल्य को तिलांजलि दे दी? बोलिए। नहीं सर। नहीं। तो क्या किया? तो क्या किया हमने? नहीं समझे सर, फिर से बोलिए। क्या आपको लगता है कि एलपीजी के एरा के बाद भारत ने समाजवादी मूल्यों को पीछे छोड़ दिया है और भारत एक जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? सर 91 में जब लागू हुआ एलपीजी सर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सर, आफ्टर दैट तो जो उसी के बाद तो खुली अर्थव्यवस्था हुई। और इसमें क्या हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत पूर्णतः कहलाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है आपका ये पूंजीवादी और समाजवादी, लेकिन भारत में ये देखा गया कि पूंजीवादी को लेते हुए समाजवादी के हितों को ध्यान रखते हुए सर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, जिसमें मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। और अभी जो अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में ये मोदी जी जो है स्पष्ट रूप से 15 अगस्त को बोल दिए हैं अपने भाषण में दिल्ली के लाल किला के प्राचीर से कि भारत जो है सरकार का काम जो है 4 या 5 ही सेक्टर में है। उनका काम है शासन करना, ना कि बिजनेस करना। और बात रही समाजवादी मूल्यों की सर, तो समाजवादी मूल्यों में अभी गिरावट वैसी नहीं आई है। चलिए, तो ब्रिटिश की एरा की बात करते हैं तो हमने देखा कि क्या हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को निरंतर एक्सक्यूज किया, हमने उसको सीमित किया और निजी क्षेत्रों को, निजी पूंजी को, निजी उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप को हमने पर्याप्त स्पेस दिया ताकि वो क्या हो, भारत के आर्थिक विकास में जो इनका पोटेंशियल है उसका हम लाभ ले सकें। तो यहां से प्रश्न उठना शुरू हुआ कि जब हम निजी पूंजी की बात करते हैं, निजी उद्यमशीलता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत क्या है, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। हमने क्या किया, सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश करना शुरू किया और उसे निजी हाथों में हमने सौंपना शुरू कर दिया ताकि क्या हो, तो बाजार में क्या हो, प्रतिस्पर्धा आए, बाजार में क्या हो, गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो और साथ ही साथ राज्य की भूमिका भी क्या हो, परिवर्तित। तो यहां से हमने कहा कि समाजवादी मूल्यों को हमने पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि हम निजी पूंजी की बात करते हैं, निजी निवेश की बात करते हैं और सरकार क्या हो रहा है, सार्वजनिक क्षेत्रों से अपनी भूमिका को सीमित कर रहा है। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं कि हमें यहाँ कहना पड़ेगा कि हाँ, यह सही है कि सरकार क्या कर रही है, अब जो है सार्वजनिक क्षेत्र से अपनी भूमिका को सीमित कर रही है और एक फैसिलिटेटर की भूमिका में आ रही है कि भारत एक क्या है, सुविधा प्रदायी राज्य के रूप में आएगा जहां पे निजी क्षेत्रों को, निजी पूंजी को, विदेशी पूंजियों को वो पर्याप्त अवसर और स्पेस दिया जाएगा कि वो भारत के विकास में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सके। लेकिन हमने समाजवादी मूल्य को पीछे नहीं छोड़ा है। क्यों नहीं छोड़ा है? क्योंकि आज भी हमारा मोटिव क्या है, हम मनरेगा जैसी योजनाओं को ला रहे हैं, हम उज्ज्वला जैसी योजनाओं को ला रहे हैं, हम आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को ला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पूरे भारत के नागरिकों को फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं कोरोना का। तो ये क्या दिखाता है कि हम आज भी समाजवादी मूल्यों को लेकर सामने आते हैं, जहां पे क्या है, समाज के वंचित तबकों के सशक्तिकरण को लेकर, उसके विकास को लेकर भारत आज भी उतना ही चिंतित है, उतना ही मनोयोगी से कार्य कर रहा है जो हम एलपीजी से पहले कर रहे थे। यानी कि अभी हमने क्या किया, हमने अपनी भूमिका में परिवर्तन किया। अब हम क्या कर रहे हैं,
सार्वजनिक उद्यमों में निवेश न करने के बजाय हम गरीबी पर टारगेट कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य अवसंरचनाओं के विकास में काम कर रहे हैं, हम नागरिकों के सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, ताकि वो क्या करे, अपने लिए उपलब्ध अवसर को खुद ही सृजित कर सकें। हमने इसके लिए क्या किया है, कौशल भारत मिशन की बात की है, हमने स्किल इंडिया की बात की है। तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि भारत ने समाजवादी मूल्यों को नहीं छोड़ा है, बल्कि सरकार ने अपनी भूमिका में परिवर्तन किया है। और भूमिका में परिवर्तन किस रूप में किया है? अब सरकार नागरिकों के सशक्तिकरण पर काम कर रही है, न कि अब कल्याण पर काम कर रही है। 90 से पहले का कंसेप्ट क्या था? वो वेलफेयर कंसेप्ट था कि हमें नागरिकों को 1000 रुपया दे देना है ताकि उसका क्या हो, जीवन चल सके। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, हम उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देने की बात कर रहे हैं, ताकि एक क्या हो, स्किल्ड मानव का विकास हो सके और वो अपने लिए अवसर को खुद सृजित कर सके। तो ये क्या था, समाजवादी मूल्यों को लेकर जो पक्ष विपक्ष हैं उसके संदर्भ में यहाँ आपको जानना चाहिए। यहाँ तक बात स्पष्ट हुई? जी सर। कुछ पूछना है? हाँ सर, लेकिन ये विपक्ष में जो सर है, ये जो विपक्ष में सर कहना चाहे, विपक्ष में जो है, विपक्ष क्या चूंकि है क्या, पक्ष में सामाजिक मूल्यों के पक्ष में तो अभी सरकार कोई खास कदम उठाई नहीं है सर। उज्ज्वला योजना फेल है उसका, और भी जो भी है। और पक्ष के, विपक्ष के रूप में सर, अगर विपक्ष हम मजबूत करते हैं, ठीक है, तो लास्ट में ओवरऑल कंक्लूजन क्या, पक्ष के पक्ष में ही देना होगा ना सर। ये कभी भी हमें सकारात्मक चीजें कि हमने समाजवादी मूल्यों है, बल्कि आज भारत योजना के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम, उज्ज्वला योजना के माध्यम से समाजवादी मूल्यों को और ज्यादा सशक्त बनाने का प्रयास किया। यानी कि अब हम केंद्रीय विकास की बात कर रहे हैं, नागरिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, न कि हम उसके कल्याण की बातें कर रहे हैं। समझ गए? हाँ सर। और कुछ? और कुछ पूछना है क्या? आगे बढ़े? पॉइंट नोट होते हैं आपके कॉपियों में या फिर ऐसा ही? पॉइंट नोट भी होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट शब्द क्या है? धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में दो बातें हैं इसमें, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता। तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म की ही बात करते हैं। तो हिंदू धर्म में क्या है, बहुत सारे पंथ हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, जैसे जैन है, जैसे सिख है, जैसे क्या है कबीरपंथी है, कोई क्या है तो नाथपंथी है, तो कोई और सारे पंथ। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक धर्म के भीतर ही बहुत सारे सेक्ट हैं, पंथ हैं, जिनके मान्यता और पूजा पद्धति सब क्या है, अलग अलग। तो इस कारण से भारत में सभी वर्गों को समाहित करने के लिए, सभी पंथों की जो स्वतंत्रता है उसे सुनिश्चित करने के लिए हमने धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता की बात की। चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी में क्या है, कई सारे पंथ हैं। और इस कारण से हमने क्या कहा कि उस बातों को ध्यान में रखकर हमने पंथ निरपेक्षता की बातें की। अब बात करते हैं कि भारतीय प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द वर्णित है या पंथ निरपेक्षता है, इसके क्या मायने। तो आपको पता होगा कि जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है वो क्या है, एक पश्चिमी अवधारणा है।
और पश्चिमी अवधारणा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले पश्चिम में ही इसको लेकर वाद विवाद शुरू हुआ था, और वहां पर जो ईसाई पोप हैं उसका क्या था, सामाजिक जीवनों में, लोगों के आर्थिक जीवनों में, लोगों के धार्मिक जीवनों में पर्याप्त हस्तक्षेप था, और इसके कारण धर्म को लेकर कई सारे संघर्ष की स्थिति भी दिखाई देगी आपको। तो इस कारण से जब आधुनिक राज्य की संकल्पना सामने आई तो वहां पर कहा गया कि धर्म और राज्य क्या है, एक दूसरे से अलग अलग। मतलब यह कि न तो धर्म के मामले में राज्य का किसी तरह का हस्तक्षेप होगा और न ही राज्य के मामले में धर्म का किसी तरह का हस्तक्षेप होगा। यानी कि पश्चिमी अवधारणा जो है वो कहता है कि जो धर्मनिरपेक्षता का मूल्य है वो परस्पर अलगाव का है, यानी कि धर्म के मामले में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा और न ही राज्य के आंतरिक मामलों में धर्म का हस्तक्षेप होगा। यानी दोनों एक दूसरे से अलग होकर अपनी नीति और निर्माण में स्वतंत्र है। लेकिन यहीं पर भारतीय पक्ष इसका क्या है, अलग है। भारतीय पक्ष कहता है कि राज्य और धर्म एक दूसरे से सम्मानजनक दूरी बनाए रखेगा। ठीक है, राज्य और धर्म क्या करेगा, एक दूसरे से सम्मानजनक दूरी बनाए रखेगा। मतलब क्या है कि दोनों को पर्याप्त स्पेस दिया जाएगा कि वो अपने विकास को लेकर क्या हो सके, अपनी नीतियों और योजनाओं में सफल हो सके। लेकिन यहां पर एक चीज कहा गया, और वो कहा गया कि हम क्या करेंगे, तो धर्म एक व्यक्तिगत आस्था का मामला है, और यहां पर जब व्यक्तिगत आस्था और सामाजिक आस्था के बीच जब टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी तब हस्तक्षेप करेगा, और राज्य हस्तक्षेप करके सकारात्मक हस्तक्षेप की बात करता है। यानी कि जैसे कि ट्रिपल तलाक की बात करें, तो ट्रिपल तलाक जो है वो किसी धर्म का जो व्यक्तिगत पक्ष है उसके विपरीत है। यानी कि महिलाओं की जो गरिमा है, उसकी जो निष्ठा है उनकी, उसके क्या है, विपरीत। इस कारण से राज्य ने क्या किया, सकारात्मक हस्तक्षेप किया, और सकारात्मक हस्तक्षेप के द्वारा महिलाओं को भी धार्मिक स्वतंत्रता देने की बात की, उसे धर्म के स्तर पर समानता देने की बातें की, और कहा गया कि जो व्यक्ति की गरिमा है वो सर्वोपरि है, और इस कारण से हमें ट्रिपल तलाक जैसी जो विभेदीकृत व्यवस्थाएं हैं उसका हमें उन्मूलन करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि राज्य के संदर्भ में यह बातें हैं कि व्यक्तिगत धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, और सामान्य संदर्भों में राज्य यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जब सामाजिक हित सामने आ जाएगा, जब व्यक्ति की गरिमा को लेकर प्रश्न उठने लगेंगे, तब राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य को यह अधिकार होगा कि वो क्या करेगा, आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यहां तक बातें स्पष्ट हुई? जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? सर वो राज्य और धर्म का वो संबंध सर। हाँ सर, हेलो, क्या नीरज? हाँ नीरज बताइए। ये बोल रहे हैं सर, राज्य और ये धर्म सर, ठीक है, धर्म निरपेक्ष, ये दोनों थोड़ा सा फिर से सर। देखिए, हमने कहा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, एक पश्चिमी अवधारणा, और पश्चिमी अवधारणा है तो वहां पर जो बातें कही गई कि राज्य न तो धर्म के मामलों में और न ही धर्म राज्य के मामलों में किसी तरीके का हस्तक्षेप करे, यानी कि दोनों परस्पर अलगाव के साथ आगे बढ़ते हैं वहां पर। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है पश्चिमी अवधारणा से बिल्कुल भिन्न। यहां पर कह रहा है
कि सामान्य संदर्भों में हम क्या करेंगे, धर्म और राज्य एक दूसरे से सम्मानजनक दूरी बनाए रखें। मतलब क्या है कि सामान्य संदर्भों में, सामान्य परिस्थितियों में राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जब आर्टिकल 21 की बात होगी, जब आर्टिकल 14 की बात होगी, जहां पर क्या है, समता की बातें हैं, जहां पर क्या है आर्टिकल 21 व्यक्ति की गरिमा की बातें हैं, तो यहां पर कहा गया, और तीसरा कंडीशन है सामाजिक हित। इन तीन कंडीशन में राज्य के पास ये अधिकार है कि वो क्या करेगा, धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है नीरज, बातें स्पष्ट हुई? हाँ सर। बातें स्पष्ट हो गई? हाँ सर। चलिए, तो ये अभी तक हमने क्या जाना, संप्रभुता के संदर्भ में, समाजवादी के संदर्भ में और लोक धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में जो इसके दार्शनिक पक्ष हैं उसे हमने जानने की कोशिश की। यहाँ नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, लोकतांत्रिक की बात करते हैं। तो लोकतांत्रिक कहने का मतलब क्या है, तो अब्राहम लिंकन के शब्दों में क्या है, क्या कहा था अब्राहम लिंकन ने, बोलिए। जनता का शासन। जनता का जनता का, जनता के द्वारा लिए और जनता के दो। जी सर, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द कंट्री की जब पीपुल। बात करते हैं, बिल्कुल, तो जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति जो है, सर्वोच्च सत्ता तो जनता में निहित होती है, जनता के पास होती है। जनता क्या करता है, अपने ऊपर शासन के संचालन के लिए अपनी शक्तियों को हस्तांतरित करता है। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि भारत ने क्या किया, एक संसदीय गणतंत्र की बात की, ये प्रणाली को हमने अपनाया, जहां पर क्या था, प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाएं, यानी कि आप 5 वर्ष पर के माध्यम से क्या करते हैं, अपने लिए प्रतिनिधि को चुनते हैं, और यह प्रतिनिधि क्या करता है, 5 वर्षों पर आपके साथ, आपके बिहाफ पर आपके लिए नीतियां बनाता है। यानी कि आप क्या करते हैं, अपनी शक्ति उन्हें दे दे, आप डोनर हुए, यानी कि आपने क्या किया, अपने लिए जो शक्ति है उसमें से कुछ शक्ति देकर उसे अपने ऊपर शासन संचालन के लिए इसे सक्षम बनाते। तो यही चीजें हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में कि सत्ता का जो केंद्र है वो आम जनता होती है, और यह डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे बड़ी विशेषता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का ही शासन होता है। और इसके लिए हमने क्या किया है, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए हमने क्या किया, हमने वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात, आर्टिकल 324 के तहत हमने क्या किया, एक ही झटके में पूरे भारत के नागरिकों को हमने नागरिकता का अधिकार दे दिया, उसे हमने मतदान का अधिकार दे दिया, उसे हमने चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया। जबकि विश्व के अन्य देशों को देखिए तो वहां पर क्या हुआ था, ग्रेजुअल प्रोसेस में वहां पर लोगों को अधिकार दिए गए थे। लेकिन भारत ही एक ऐसा लोकतांत्रिक देश था जिसने एक ही झटके में सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दे दिया। इसके अलावा हमने क्या किया, हमने प्रतिनिधि मूलक संसदीय व्यवस्था को अपनाया, और इसमें कहा कि 5 वर्ष के लिए सत्ता पर कोई भी पार्टियां या आपका प्रतिनिधि काबिज होगा, और इसके द्वारा हम सामयिक चुनाव के माध्यम से हम सत्ता का परिवर्तन भी करेंगे। और आप देखते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद आपको मतदान का अधिकार मिलता है, और आप अपने लिए अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, तो संविधान की सर्वोच्चता है, यानी
कि जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसमें क्या है, तो उसके शक्ति का स्रोत संविधान है, और संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, तो भारतीय जनता है। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते, क्यों, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका ही द्वारा क्या है, वो संसदीय व्यवस्था की ऑटोक्रेसी को नियंत्रित कर सकता है, उसे प्रतिसंतुलित कर सकता है और संविधान का संरक्षण कर सकता है, संविधान को संरक्षित रख सकता है। तो ये चीजें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही संभव है। हाँ नीरज, कुछ पूछना है? हाँ सर, ये बोल रहे हैं सर, अभी जो ये प्रेजेंट में जो है ये सर, ये न्यायपालिका सर स्वतंत्र कहाँ है सर, और जो कहाँ तक उचित मानेंगे कि ये स्वतंत्र है? क्योंकि न्यायपालिका के जो है वो कॉलेजियम प्रणाली के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का हम जो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं सर, ठीक है, और बाकी और भी जो हाई कोर्ट हो जो भी चुनाव करते हैं तो वो तो राष्ट्रपति के माध्यम से होता है सर, तो इसको स्वतंत्र हम कैसे कहेंगे? चलिए, जब हम न्यायपालिका में आएंगे ना नीरज, तब हम न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर जो आपके विचार हैं उस पर गहन मंथन करेंगे, ठीक है? अभी इतना जान लीजिए जी सर कि भारत की संविधान ने क्या कहा है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की है, और संविधान के संरक्षक के रूप में जो उसकी भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। बस अभी इतना ध्यान रखिए, ठीक है? जब आपको इसके दार्शनिक पक्ष बताने की जरूरत होगी प्रस्तावना का, तब आप यही बातें लिखेंगे। न्यायपालिका स्वतंत्र है या नहीं है, ये जब न्यायपालिका, तो वहां पे इस पे विस्तार। स्पष्ट हो गई? जी सर, वो सर आज वो मद्रास हाईकोर्ट दिया था ना सर, कल दिया था सर, उसी के संदर्भ में पूछे थे। क्या दिया था? क्या दिया था? चलिए, हम जब न्यायपालिका पढ़ेंगे ना तब वहां पे अब देख लेंगे आपकी बातों को कि न्यायपालिका स्वतंत्र है या नहीं। जब मैं क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा तो अपने आप बातें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है नीरज? फिर अभी विषय से विषयांतर हो जाएंगे हम लोग। न्यायपालिका स्वतंत्र है या नहीं है, ओके सर, ओके सर, सॉरी सर, सॉरी सर, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है हमारा वो क्या है, रिपब्लिक की बात करते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं। तो गणतंत्र के संदर्भ में क्या है, तो कहा कि गणतंत्र का मतलब होता है कि राज्य का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि एक निश्चित समयावधि के लिए हम उसका चुनाव करेंगे। और इस संदर्भ में देखिए तो हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, और राष्ट्रपति का हम क्या करते हैं, 5 वर्षों के लिए चुनाव करते हैं, न कि एक बार राष्ट्रपति सदा राष्ट्रपति वाली कंसेप्ट तो नहीं है भारत में। बोलिए। एक बार राष्ट्रपति सदा राष्ट्रपति का कंसेप्ट है भारत में? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। चल नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि एक निश्चित समयावधि के लिए हम क्या करते हैं, राष्ट्र प्रमुख का चुनाव करते हैं, न कि ब्रिटेन की तरह क्या है या जापान की तरह। वहां पर क्या है, एक बार जो राष्ट्र प्रमुख है वो वंशानुगत होता है वहां पर। लेकिन भारत में क्या है, हमने राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया है और निश्चित अवधि के लिए हम उनका चुनाव करते हैं। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर विशेषाधिकार वर्ग की क्या है, अनुपस्थिति। यानी कानून के नजर में, संविधान के नजर में सभी नागरिक क्या है, एक समान, न कोई यहाँ पर ऊंचा है न कोई नीचा है। यानी वो सारे अधिकार संविधान के द्वारा आपको भी प्राप्त है, जो मुकेश अंबानी को प्राप्त है, जो टाटा को प्राप्त है।
तो विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति, ये दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं डेमोक्रेट जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं। जबकि इसी संदर्भ में देखिए तो जब हम फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं तो वहां पर क्या हुआ था कि जो कुलीन वर्ग थे और सामंत वर्ग थे, उनके पास क्या था, अधिकार तो बहुत थे लेकिन दायित्व तो कुछ था ही नहीं। वो लोग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। लेकिन भारत के संदर्भ में हमने उससे सीखा और हमने क्या किया, भारत में एक समानता आधारित समाज की बात की, एक समान भारतीयता की बात की, नागरिकता की बात। तो गणतंत्र के संदर्भ में राज्य का प्रमुख एक निश्चित समयावधि के लिए होगा और विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होगी। ये दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं गणतंत्र की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्याय की बात की गई और न्याय के संदर्भ में हमने कहा कि राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट है। अपोजिट क्या है, तो सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात की गई, फिर कहा गया कि जब हम सामाजिक न्याय की प्राप्ति कर लेंगे तब हम आर्थिक न्याय की प्राप्ति करेंगे और जब हम आर्थिक न्याय की प्राप्ति कर लेंगे तब क्या होगा, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो सामाजिक न्याय के मायने क्या है, तो सामाजिक न्याय के मायने का मतलब कहा गया कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं उसके साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक न्याय में क्या है कि भारतीय नागरिकों का धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, बल्कि सभी नागरिक हो समान रूप से प्राप्त हो। वहीं हम क्या करेंगे, तो समाज के जो वंचित तबके हैं उसके सशक्तिकरण को लेकर, उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने को लेकर कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं भी करेंगे और इसी संदर्भ में आर्टिकल 15 और 16 की बातें की जाती है। तो सामाजिक न्याय के संदर्भ में हमने कहा कि ये चीजें हमेशा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है आर्थिक न्याय। तो कहा गया कि जब हम सामाजिक न्याय की प्राप्ति कर लेंगे तब स्वाभाविक रूप से क्या होगा, हमें आर्थिक न्याय की ओर आगे बढ़ना होगा। और आर्थिक न्याय में क्या होगा, तो आर्थिक स्तर पर किसी भी तरह का भेदभाव या असमानताएं नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जितने भी सार्वजनिक संसाधन हैं वहां तक सभी की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए, वहां तक प्रत्येक भारतीय नागरिकों का समान अधिकार होना चाहिए। और साथ ही साथ कहा गया कि जो संपदा के स्तर पर, आय के स्तर पर और संपत्ति के स्तर पर जो असमानताएं हैं उसे हमें क्या करना होगा, दूर करने का प्रयास करना होगा। ठीक है, तो सामाजिक न्याय के संदर्भ में हमने क्या कहा कि जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं होगा और विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होगी। वहीं जब हम आर्थिक न्याय की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आर्थिक स्तरों पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ असमानताएं हैं, चाहे वो आय के स्तर पर हो, संपदा के स्तर पर हो, संपत्ति के स्तर पर हो, अगर इसमें कोई असमानताएं हैं तो राज्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वो इसको न्यून करने का प्रयास करेगा, उसे वो कम करने का प्रयास करेगा तथा वंचित समूहों को आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाएगा। और फिर कहा गया कि जब हम सामाजिक न्याय की प्राप्ति कर लेंगे, जब हम आर्थिक न्याय की प्राप्ति कर लेंगे तो स्वतः क्या होगा, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को हमने क्या किया, समानता के साथ सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार दिया है।
हमने क्या किया है, उसे निश्चित योग्यता धारण करने के उपरांत हमने उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। यानी कहने का मतलब है कि राजनीतिक स्तर पर हमने किसी तरह का भेदभाव नहीं करने की बातें की। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए तो क्या है, आज भी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो पाई है। और इसका प्रतिफल कहाँ दिखाई देता है आपको? राजनीतिक न्याय में दिखाई देता है, जहां पे आज क्या है, जाति के नाम पर हम क्या करते हैं, वोट करते हैं। हम दारू के नाम पे वोट करते हैं। हम विभिन्न तरह के प्रलोभनों के माध्यम से अपने हितों को देखकर वोट करते हैं। तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना थी, उसको अभी तक हम प्राप्त नहीं कर पाए। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन? बोलिए। नहीं सर। चलिए, नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता की बात करते। तो स्वतंत्रता में क्या कहा गया कि स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि लोगों को क्या है, अपनी जो गतिविधियां हैं, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो या सांकेतिक हो, इस संदर्भ में उन्हें किसी भी तरह का रोक टोक नहीं होना चाहिए तथा उन्हें अपने सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। यानी कि जब हम आर्टिकल 19 से 22 की बात करते हैं, आगे आपके स्वतंत्र बात की गई है, चाहे हो, कानून के हो, प्रतिष्ठा, गरिमापूर्ण जीवन हो, ठीक है, निवास स्वतंत्रता हो। यानी कि आपको क्या कहा गया है कि आपको और के शोषण से आपको सुरक्षित रखना है और साथ ही साथ आपके सर्वांगीण विकास के लिए भी पर्याप्त स्पेस उपलब्ध करवाना। और इसी कारण से पहले कहा गया, तो पहले कहा गया कि विचार, कि आपके मन में अगर कोई विचार आएगा तभी क्या होगा, जो विचार कब आएगा, जब आपको स्वतंत्रता प्राप्त होगा। और जब आपके मन में विचार आएगा और आपको स्वतंत्रता की प्राप्ति है, तो आप क्या करेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे। यानी कि आप अपने विचार को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आप वहां पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। और जब आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके मन में अपने विचार के प्रति एक विश्वास जगेगा, उसके प्रति एक विश्वास आएगा। और विचार अभिव्यक्ति विश्वास जब आएगा तब तो क्या होगा, धर्म और उपासना दो बातें होंगी। क्या होगा इससे कि जब विचार आएगा आपके मन में, आप उसे एक्सप्रेस करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, और इससे क्या होगा, एक आस्था का जन्म होगा, एक विश्वास का जन्म होगा। और फिर यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास मिलकर क्या करेगा, धर्म को मजबूती प्रदान करेगा, धर्म को क्या करेगा, अभिव्यक्ति प्रदान करेगा। और फिर उसमें आपका क्या होगा, जब धर्म की स्थापना होगी तो स्वाभाविक है कि उपासना का पक्ष भी उसमें शामिल हो जाएगा। यानी कहा गया कि जब विचार आएंगे तो उसे एक्सप्रेस करने का अवसर मिलेगा आपको, फिर उससे आपका विश्वास क्रिएट होगा और इस विश्वास से धर्म रूपी संस्था का जन्म होगा। और फिर आपकी उपासना रूपी बातें जो हैं वो सामने आएंगी, आपकी पूजा पद्धति के पक्ष जो हैं वो सामने आएंगे। और इस तरीके से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के माध्यम से आप व्यक्ति की गरिमा को लेकर, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को लेकर जो बातें हैं वो यहाँ पर सुनिश्चित होगी। बात स्पष्ट हुई? जी सर। और इसी क्रम में हमने क्या किया, हम अगर मूल अधिकार को देखें तो यहाँ पर आर्टिकल 19 से 22 और
25 से 28 जो है वो आपके स्वतंत्रता का प्रतिबिंबन है। वहां पर चाहे आपके गरिमापूर्ण जीवन को लेकर जो स्वतंत्रताएं होनी चाहिए या आपके धार्मिक पहलू के लेकर जो स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, उसका स्पष्ट उल्लेख आपके मूलभूत अधिकार में आर्टिकल 19 से 22 और 25 से 28 में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, तब आता है समानता के पक्ष आते हैं। और जब समानता की बात करते हैं तो कहा गया कि गरिमा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात है। प्रतिष्ठा किस स्तर पर? तो सामाजिक स्तर पर, यानी कि समाज का जो वंचित तबका है उन्हें भी समाज में उतना ही प्रतिष्ठा मिलना चाहिए जो समाज के सवर्ण तबकों को मिल रहा है। यानी कि समाज में किसी भी तरह की विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होनी चाहिए और समाज में किसी भी तरह का जो व्यवस्था जनित भेदभाव है, धर्म जनित भेदभाव है, वो नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें एक समता मूलक समाज की बात करनी है और इसमें हमें क्या करना है, तो हमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि मानना है। इसके अलावा कहा गया अवसर की समता की बात है। अवसर की समता क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा जितने भी उपलब्ध अवसर हैं, सृजन हैं, तो सृजित अवसर का लाभ सभी को मिलना चाहिए और इसमें किसी भी तरह का जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। और समाज का जो वंचित तबका है, अगर उससे इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो राज्य का यह नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है कि उसके लिए स्पेशल प्रिविलेज की बात करें, उनके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करें, उन्हें क्या करना चाहिए? सकारात्मक विभेद की बात करनी चाहिए। और इसी कारण से सकारात्मक विभेद की बातें करते हुए समाज का जो वंचित तबका है फिर आता है बंधुत्व के संदर्भ में। और बंधुत्व के संदर्भ में देखिए तो क्या कहा गया कि देश की एकता और अखंडता को लेकर हमें यह बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी और देश की एकता और अखंडता तभी सुनिश्चित हो पाएगी जब भारत के प्रत्येक नागरिकों में क्या होगा? भाईचारे की भावना होगी। पर भारत के प्रत्येक नागरिकों में क्या होना चाहिए? तो बंधुत्व चाहिए। क्योंकि हमने क्या किया? भारत के विभाजन की जो त्रासदी है उससे हमने इसको सीखा है, जहां पर क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच जो बंधुता थी, जो भाईचारे की भावना थी, जो हमारी सामाजिक संस्कृति थी, वो क्या हो गई थी? तार तार हो गई थी। परस्पर अविश्वास की भावनाएं जन्म लेने लगी थी। परस्पर क्या था? कट्टरता की भावनाएं घर कर गई थी और इसका प्रतिफल यह रहा कि भारत और पाकिस्तान नामक दो नए राष्ट्र सामने आ गए। तो इन्हीं विभाजन रूपी त्रासदी से हमने सीखा और कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिकों में, भारत के प्रत्येक क्षेत्र में हमें क्या करना होगा? बंधुता की भावना को, भाईचारे की भावना को बनाए रखना पड़ेगा और इसका प्रतिफल यह होगा कि देश की ओर एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। तो ये क्या था? प्रस्तावना का जो दार्शनिक पक्ष है उसके संदर्भ में हमने यहाँ पर बातें की। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई? जी सर। कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ तक? प्रस्तावना का दार्शनिक पक्ष स्पष्ट हो गया? नहीं। जी सर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या था? चलिए नेक्स्ट टॉपिक कल हम लोग कर लेंगे, ठीक है? जो इसके महत्व है, जो इसका न्यायिक व्याख्या है और संवैधानिक स्थिति है, इसको लेकर कल हम लोग इस पर परिचर्चा करेंगे, ठीक है? तब तक आप लोग क्या करेंगे? जो क्वेश्चन आपके सामने है उसको लिखने की कोशिश करेंगे। कल का क्वेश्चन क्या?
क्या बोल रहे हैं? कुछ पूछना है? कल वाला क्वेश्चन किया तो कल वाला क्वेश्चन क्यों? कल का क्वेश्चन क्या था? कल क्लास नहीं किए थे क्या आपने? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। कल क्लास नहीं कर पाए। अच्छा, तो ग्रुप में देखिएगा, ग्रुप में जितने भी आंसर आए हैं वहां पर क्वेश्चन लिखा होगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है पीयू? अच्छा ठीक सर, जी सर जी। ओके, वहां से क्वेश्चन होगा, उसको देख लीजिएगा। और आज का जो क्वेश्चन है वो आपने जो शुरुआत में लिखा है 3 क्वेश्चन, ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा, इन्हीं को लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? ठीक है सर। बातें स्पष्ट हो गई? तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है? वो आपके बौद्धिक क्षमता पर डिपेंड करता है। लिखना तो तीनों क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन लिखिए, बाकी कल लिखिए, क्योंकि 2 दिन क्लास चलेगा, तो कल कुछ क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है? आज जो आपके रडार में हो तो आज इसको लिखिए, कल फिर जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो कल शेष बचा हुआ क्वेश्चन कल लिख लीजिएगा। ठीक है? मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर देता हूं अभी ग्रुप में। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं पूछना है? नहीं सर। चलिए फिर, गुड नाइट। फीडबैक दे दीजिएगा आप लोग। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ओके, फीडबैक दे दीजिएगा, कुछ ऐसा लगे गुड कि नाइट और सर। क्या होना चाहिए। ओके, ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, बहुत बड़ा आदमी, खुश रहिए, बहुत बड़ा आदमी बनिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट। चलिए। राज सर, राज सर, राज सर, राज सर मुझे सुन पा रहे हैं? राज सर,